इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। आज शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे। पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं कल सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आपको बता दें, महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आज शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। महिला आरक्षण को लेकर आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बैठक करने वाले। इस बैठक में पंकज चौधरी भी जो हैं वो शामिल होंगे। वहीं कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ महिला आरक्षण बिल को लेकर आज शाम 7 बजे बैठक करेंगे। इस बैठक में पंकज चौधरी भी जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, कल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महिला आरक्षण बिल के विरोध में अपना बयान दर्ज कराएंगे। तो आपको बता दें, आज शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को लेकर बैठक करने वाले। इस बैठक में सभी पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, पंकज चौधरी भी जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं कि क्यों इस बिल का विरोध हुआ है और इस बिल को लेकर और क्या कुछ किया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आज बैठक करने वाले हैं। महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी की पूरी रणनीति जो है आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। आज शाम 7 बजे ये अहम बैठक जो है लखनऊ में होने वाला है। तो पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें लगातार विपक्ष को घेरने की जो तैयारी है उसको लेकर बातचीत की जाएगी। कई मुद्दों पर इस दौरान बातचीत जो है हो सकती है। तो शाम 7 बजे आज अहम बैठक होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। वहीं पंकज चौधरी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। अब रुक कर लेते अगली खबर की। संसद में महिला आरक्षण बिल खारिज होने के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। आपको बता दें, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीतिक बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। महिला आरक्षण को लेकर विभिन्न संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई नेताओं ने इसे ऐतिहासिक अवसर खोने जैसा बताया। वहीं सरकार ने भविष्य में सुधार की बात कही है और आगे भी चर्चा जारी है। हम महिला विरोधी नहीं है और हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं, किए हैं। और हमने 2023 का जो अमेंडमेंट था उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया, यानी पास किया। लेकिन उसके आज आड़ में दूसरा अमेंडमेंट लाकर उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन का क्लॉज डालकर और ये महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया है। ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे कि सिंपल मेजॉरिटी से सदन में कोई भी डिलिमिटेशन का आगे कानून पास हो और वो बदल सके। तो इसीलिए हमने ये कहा कि हमको तो हम पहले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं 2023 बिल के तहत वो पास भी हो गया। तो 543 जो मेंबर्स हैं उसी में आप कर दो ना।
भारत के इतिहास में एक काला दिन कल निश्चित कर दिया, जहां पर उन्होंने देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। इस सदन ने एक मिलकर जब यूनानिमसली पास करा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, तो तब एक वादा कर दिया था, कल वचन पूर्ति का दिन था। लेकिन कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। जब आपने बिल पारित कर दिया था, जब इसे कानून बना दिया था, तो इसको 2029 में लागू करने में इन्हें क्या दिक्कत थी? और बार बार जो ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन इज कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। कल इन्होंने अपने हाथ खींच लिए। लेकिन मैं पुनः कह रही हूं, इस देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। इसका कोई उत्साह नहीं है। हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया। मैम, कोई चिट्ठी लिखी जा रही है विपक्ष की तरफ से पीएम को पुराने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए? हम कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि यह दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय है, जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको जिन लोगों ने महिला अधिकारों को पूरी तरह से विरोध करने का काम किया है, जो हक और हुकूक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की महिलाओं को देना चाहते थे, आजादी के बाद उन्हें नहीं मिल पाया था, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने जिस ढंग से इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया है, आगामी चुनाव में देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सुपड़ा साफ करने का काम करेंगी। सर, प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे थे कि विपक्ष को, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा कि आप श्रेय ले जाओ। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को श्रेय नहीं चाहिए, ब्लैंक चेक है। लेकिन वो अपनी स्वार्थी राजनीति के तहत कहीं महिलाएं उनका हक न पा जाएं, इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। सर, सपा कार्यालय के बाहर में कई महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही है, देखिए सभी महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है और प्रदेश की आधी आबादी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इसका हिसाब मांग रही कि हमारा हक। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी महिला सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये सांसद कभी महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सड़कों पर उतरी है। उन्होंने आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर चुप्पी क्यों रहती है और क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। कभी कभी इन महिलाओं को आंध्रा से लेकर उत्तर प्रदेश तक बच्चियों के सामूहिक बलात्कार पर, हत्या पर प्रदर्शन करते हुए देखा है। वो एक बहन थी जो सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाया करती थी, अब सिलेंडर मिल नहीं रहा है, कहीं दिख रही है। और इनको तरस आता है कि ऊपर से आदेश किया जाता है सड़कों पर घूमो, तो सड़कों पर घूमती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महिला आरक्षण को लेकर बयानबाजी जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयास से यह बिल लोकसभा में लाया गया ताकि देश की बेटियों और बहनों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर 33% आरक्षण पास हो जाता तो महिलाओं के लिए संसद के दरवाजे
और ज्यादा खुल जाते। रेखा गुप्ता ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में ये अवसर जरूर मिलेगा। और क्या कुछ कहा रेखा गुप्ता ने, चलिए आपको सुनाते हैं। जब ये कार्यक्रम के लिए मैंने भाई प्रवीण खंडेलवाल जी को हाँ करी, तब मेरे मन में था कि ये जो 16, 17, 18 का लोकसभा का सेशन है, इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होगा और आज के इस कार्यक्रम में जब मैं पहुंचूंगी तो अपनी इन बहनों के लिए जो देश के कोने कोने से यहाँ पहुंची हैं, उनके लिए एक उपहार लेके आऊंगी। इस 33% रिजर्वेशन का उपहार कि आज आपके पास में ये सौगात है, जिसके कारण आप अपने अपने शहरों में अपने व्यापार के साथ, अपने कामकाज के साथ इस समाज सेवा और इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी अपना रोल प्ले कर पाएंगी। ऐसा मेरे मन में था, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं 18 तारीख सुबह आपके बीच में आऊं और ये उपहार लेके आऊं, ये खुशी आप लोगों के साथ साझा करूं। पर अफसोस मुझे ये है कि पिछले 2 दिन में घंटों की चर्चाएं लोकसभा में हुई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन उसे नोटिफाई करना ही भूल गई। भदौरिया ने कहा कि सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि महिला आरक्षण तुरंत लागू हो। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गई है। नोटिफाई करना महिला आरक्षण बिल तो 2023 में इसी संसद में सर्वसम्मति से सभी दलों ने पारित किया। कल भारतीय जनता पार्टी की दरअसल सरकार की कलई खुल गई सदन के अंदर कि सभी विपक्षी दल चाहते थे कि महिला आरक्षण दिया जाए और उसको तत्काल लागू किया जाए। गलती आपकी है, आपने एक्ट बना करके उसको नोटिफाई करना भूल गए। तो गलती किसकी है? आप जनगणना को केवल कोविड का बहाना लेकर के डिले करते रहे। आप समय से जनगणना नहीं करा पा रहे हैं। आप जानते हैं कि जनगणना होगी तो उसके साथ जातीय जनगणना होगी। जब जातीय जनगणना होगी उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जातीय जनगणना के साथ साथ जो पिछड़े हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, जो उनमें भी पिछड़े लोग हैं, जो आधी आबादी है, वो जाति के हिसाब से अपना हक मांगेगी। तो आपको लगता है कि उस महिला आरक्षण में हमें इन पिछड़े वर्गों का, इन मुसलमान बहनों का, जो आधी आबादी के लोग हैं, क्या वो उसमें शामिल नहीं? उनको हक और अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए कल जब विपक्ष तैयार था, इसी 543 में संशोधन करके आप ले आइए और हम लोग इस बिल को पास कर देंगे। विपक्ष की तरफ से ये भी बात कही गई कि जो 50% का आप बढ़ाने का कह रहे हो, अगर वो आप विधेयक में शामिल कर लीजिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर यह काला धब्बा लग गया है, जिसे वो कभी नहीं मिटा पाएंगे। इस बयान के बाद महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया। ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं पाए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने सरकार पर निशाना साधते हुए बिल के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जब तक डील पहले 2023 में हो चुकी है और 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता, जनगणना नहीं होती, 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला था उसी 543 सीटों में महिलाओं को आरक्षण दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो इतना ज़्यादा महिला विरोधी है नहीं मानी। अब फिर से कंफ्यूज करने के लिए, महिलाओं को मूर्ख बनाने के लिए बिल पेश किया है। महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। इनकी नीयत है जो दक्षिण भारत की जो सीटें हैं कम करना, नॉर्थ ईस्ट की सीटें कम करना और जाति जनगणना न होने देना। तो इतना बड़ा धूर्तता, इतना बड़ा झूठ हो नहीं सकता है। और सबसे ज़्यादा महिला विरोधी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या यह नहीं कहा गया था पार्टी ने 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास था और पार्टी ने सहयोग दिया था कि 2024 से लागू करो, क्यों नहीं लागू होने दिया? तो देश के लोगों से मैं इतनी कहना चाहता कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें। इंटरनेट भी है, जाके देख लें, गूगल है, जाके चेक कर लें, अखबारों में पढ़ लें कि 2023 में ही हमने कहा था कि 2024 में महिला आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। महिला आरक्षण को लेकर जारी सियासी बहसबाजी के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की नहीं बल्कि देश की लोकतंत्र और महिलाओं की जीत है। रावत ने बीजेपी पर महिलाओं के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और दावा किया कि विपक्ष ने लोकसभा में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2023 में बिल पास हो चुका है और 543 सीटों के भीतर ही 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव जो है वो लगातार जारी है। डीएमके मैं ये विपक्ष की जीत नहीं मानता हूँ, ये मैं देश की लोकतंत्र की जीत मानता हूँ और देश के महिलाओं की भी जीत मानता हूँ। क्योंकि महिलाओं के नाम पर जो लोकतंत्र में ठगी चल रही थी बीजेपी की, उनका कल हमने लोकसभा में उनको हमने पराजित किया है। देखिए, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, किसी भी, चाहे छोटे दल है हमारे साथ, किसी भी पार्टी ने महिला आरक्षण को कभी विरोध नहीं किया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मनरेगा योजना अब विकसित भारत जी राम जी योजना के नाम से संदर्भित है। आपको बता दें, कुशीनगर के मठिया आलम गांव से कथित घोटाले का मामला सामने आया है। आपको बता दें, नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक में अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से करण गुप्ता नाम के युवक को मजदूर दिखाकर फर्जी मस्टर रोल भरा गया, जबकि वो विदेश में रह रहा था। आरोप है कि उसके नाम पर फर्जी हाजिरी लगाकर पैसे निकाले गए। जब ग्राम प्रधान ने फोन कर खाते में आए पैसे लौटाने को कहा, तब युवक पूरे मामले की जानकारी हुई। देखिए हमारी संवाददाता अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। जी राम जी योजना, जिसे पहले मनरेगा योजना के नाम से जाना जाता था, और अब कुशीनगर में उस योजना के तहत एक बड़ा घोटाला किया गया है। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया विकास खंड के मठिया आलम गांव में एक युवक विदेश में होता है और गांव में अधिकारियों की मिलीभगत से उसका फर्जी मस्टोल तैयार किया जाता है, उसकी हाजिरी दिखाई जाती है और फर्जी तरीके से उसके खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं। युवक को इस बात की जानकारी तब होती है जब व्हाट्सएप कॉल के जरिए उससे पैसे की डिमांड की जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उसने शिकायत की है और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज। अब रुक कर लेते अगली खबर की। बस्ती से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में 14 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो आज भी जीवित है। पीड़ित इशहाक अली निवासी ग्राम बानपुरा लालगंज थाना क्षेत्र
डीएम कार्यालय पहुंचकर अपने जीवित होने का सबूत देने के लिए न्याय की गुहार लगाते दिखा। उसने गले में माला और कफन पहनकर विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि 2 दिसंबर 2012 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने कागजों में उनकी मृत्यु दर्ज करा दी, जिसके बाद से उनकी 770 हेक्टेयर जमीन किसी अन्य के नाम पर दी गई। हैरानी की बात यह है कि 2012 से 2019 के बीच वो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते रहे और वेतन भी लेते रहे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस बस्ती में पहुंचे पीड़ित ने कहा कि वो वर्षों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और अपनी जमीन और पहचान वापस चाहते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायबरेली के त्रिपुला चौकी क्षेत्र से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाश की पुलिस को चोरी के मामले में तलाश थी। पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति पैदल आता दिखा। पुलिस के रोकने पर व्यक्ति फायर करता हुआ जंगल की तरफ भागने लगा। पुलिस ने उसके पैर का निशाना लेते हुए फायर किया तो वो गिर पड़ा। पुलिस ने पास जाकर उसे हिरासत में लेते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आपको बता दें, एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में उसने अपना नाम महाजन रैदास बताया और चोरी के मामले में उसकी तलाश थी। इसके कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस समेत लूटे गए आभूषण बरामद हुए। कर लेते अगली खबर की। जालौन में अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, अवैध बालू से लदे 3 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ लिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की लोकेशन देने वाले 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, अधिकारियों के लोकेशन का खेल व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चल रहा था। प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त 3 लोकेशन माफियाओं, 2 वाहन चालकों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और 1 मोटरसाइकिल। अब रुक कर लेते अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां जिला प्रशासन ने अवैध प्लांटिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर इंदिरा मणि त्रिपाठी के निर्देश पर ग्राम पढ़ीन में बिना स्वीकृति के दी गई प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक गाटा संख्या 357 और 358 पर बिना लेआउट मंजूरी के प्लांटिंग की जा रही थी, जिस पर पहले नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और पूरी अवैध प्लांटिंग को जेसीबी से गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अवैध प्लांटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।